तो बच्चों आज हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम मींट फॉर प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारा जो लेयर लगता है, जो लेयर दर लेयर बनता है, वो किस बात के लिए होता है? सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। मतलब जैसे कि हम एक जरा से बचना है तो क्या करते हैं, इनर पहने, फिर शर्ट पहने, फिर स्वेटर पहने, फिर जैकेट पहने। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने बॉडी को ठंड से बचाव करेंगे, राइट। तो सुरक्षा के लिए परत दर परत बात बनती है। तो यहाँ भी अपने बॉडी में जितने भी सुरक्षात्मक जो लेयर बनने हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए बात होगा, उसके लिए लेयर का निर्माण होता है। तो किस के लिए हमने लिखा प्रोटेक्शन फ्रॉम, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम जैसे चोट मोच, मैकेनिकल, किसी केमिकल से, या कोई ठंडा गर्मी से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, या उसके स्ट्रेस से बचने के लिए कई प्रकार के लेयर बनते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक हो गया। अब कंपाउंड एपिथेलियम में दो टाइप इस बारे में है, इस बात के लिए है कि कहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और कहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है जी। तो जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। समझेंगे जरा सा, जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक हो गया। और जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर है? तो दो प्रकार के कंपाउंड एपिथेलियम हुए। एक हुआ हमारा स्ट्रेटिफाइड, हमने इससे पहले भी आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बताया था, लेकिन वहां लेयर था नहीं, वो झूठा लेयर था। क्योंकि कॉलमनार सेल लंबा और छोटा था तो ऐसे दिखता था कि वो लेयर है, लेकिन वो लेयर असल में नहीं था, तो इसलिए उसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहा था हमने। अब कह रहे हैं कि सचमुच में लेयर है जी। क्या बोला? सचमुच में लेयर है। तो सचमुच में लेयर है तो उसको बोला स्ट्रेटिफाइड। तो अब लेयर बनेगा, तो हमने कहा कि लेयर जो बनेगा सेल दर सेल का, अब उसी को देखते हैं कि कितने प्रकार के जो सेल है वो कितने टाइप के सेल हैं। ठीक है। तो इसमें पहला चीज कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और उसमें जर्मिनेटिंग लेयर होगा। ठीक हो गया। और ये पूरा का पूरा सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है। इसमें जो सेल है उसमें 3-4 प्रकार के सेल मिलेंगे। मुख्य बात ये समझना है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो पहला लेयर का सेल है वह है कॉलमनार एपिथेलियम का सेल। देखिएगा जरा यहाँ, ये जो सेल है ब्लैक वाला, ये है कॉलमनार एपिथेलियम का सेल। यस, दिस वन इज कॉलमनार एपिथेलियम सेल। ठीक है। ये दिस वन, ये कॉलमनार। कॉलमनार की जो खासियत है वो दो खासियत है। क्या खासियत है? दो। एक तो है कि टॉल सेल होगा, लंबा सेल होगा। दूसरा, उसका जो न्यूक्लियस होगा वह बेस में होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये बेस पर यहां देखो, तो ये है कि एक सेल, तो एक पहला लेयर का सेल जो हुआ वह कॉलमनार एपिथेलियल का सेल होगा। क्लियर बात हो गई इतनी? ओके। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज बोला यहां गया कि ये जर्मिनेटिंग है, कुछ बनाने वाला सेल है, जर्मिनेट करेगा। तो कहा इस चारों लेयर के सेल में से कौन सा सेल होगा जो जर्मिनेटिंग लेयर बनाएगा? जवाब है कि ये जो कॉलमनार एपिथेलियल का सेल है वह जर्मिनेटिंग लेयर का काम करेगा। ठीक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा नीट के अंदर में? नीट के अंदर में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो सेल है वो जर्मिनेटिंग सेल का काम करता है। क्वेश्चन पूछ देगा यहां पर नीट में कि जर्मिनेटिंग सेल इन स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा इसका? बोलो सब लोग। कॉलमनार एपिथेलियम, ये है ना, कॉलमनार। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद करेंगे, ये नीट का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। देखने में आसान लगता है बट क्वेश्चन आता है तो दिमाग घूमता है। तो इसलिए आप यहां से क्लियर करिए फिगर के द्वारा कि ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसमें 3-4 प्रकार के सेल हैं। पहला है कॉलमनार, तो कॉलमनार है जर्मिनेटिंग। ठीक हो गया। अब उसके ऊपर में जो दूसरा है वो है क्यूबॉइडल सेल। ये कैसा है? क्यूबॉइडल सेल है। और इसका न्यूक्लियस कैसा है? इसका न्यूक्लियस राउंड न्यूक्लियस है। क्यूबॉइडल सेल विथ राउंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो सेकेंड लेयर हो गया क्यूबॉइडल सेल। पहला लेयर हो गया कॉलमनार, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल, और तीसरा जो लेयर है वो फ्लैट सेल है। तो कैसा सेल है? फ्लैट सेल है।
और चौथा लेयर है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, ये भी फ्लैट सेल ही है बट हॉर्नी फ्लैट सेल है, ये वाला आप देखिए इसको, ये फ्लैट सेल। तो ये 4 लेयर हो, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और ये चौथा लेयर। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फिर से हम आपको आगे इसके क्या क्या एग्जांपल और कहां पाए जाते हैं तो इसका हम डिफरेंट टाइप्स करके बताते हैं। क्लियर हो गया? अब हम पहले चलते हैं, इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हमने कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ साथ जर्मिनेटिव में से कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं होगा, आपको मैंने समझाया था कि जब यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो यह सेल किस पर लाई करेगा, इसके कनेक्शन में कौन होगा, आपको समझाऊं मैं यहां कि यहां पे था बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहां पे ये था एपिथेलियल सेल और इसके साथ में था कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या था? कनेक्टिव टिश्यू था। तो जब बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो यह सेल किससे कनेक्शन में आ गया, बोलो? कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन में आया। तो इसने कहा कि रेस्ट ऑन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जब कनेक्टिव टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है नहीं, तो इसका जो जैसे मान लो दीवार है, तो दीवार है तो हम मेरा हाथ रोक देगा, लेकिन दीवार खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच हो सकता हूं। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब कि ये अपने आप को फैला सकता है। तो जितने भी फैलने वाले जो बॉडी के अंदर में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वह सबके सब बने होंगे आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, अब धीरे 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 यूरिन बन रहा है, स्टोर हो रहा है, तो धीरे 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 फैलता चला जाएगा। तो इसलिए यूरिनरी ब्लैडर, इसका एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरेटर, जितने भी का रीनल पेल्विस, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा और कैलिक्स, जो किडनी में पार्ट है कैलिक्स। तो ये सब क्यों है? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, तो सब फैलने वाली चीज है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के सेल है? 3 प्रकार के सेल है, देख लीजिए आप। एक तो कनेक्टिव टिश्यू का सेल यहाँ हो गया, दूसरा जो पॉलीगोनल और पियर शेप है, ये नाशपाती के जैसा बनाया भी हमने, इसको देखो, ये ओवल शेप का सेल है। अब जो तीसरा सेल है आपका, ये लार्ज ओवल और रेक्टेंगुलर सेल है, इसी को हम लोग अम्ब्रेला सेल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, 3 लेयर का सेल है। ठीक है, अब हम आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मामला तो यही खत्म हो गया, लेकिन अभी जो रह गया वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मामला रह गया। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कहां होता है, क्या एग्जांपल है इसका, किसकी जगह पे होता है, तो इसके लिए हम इसका डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो इतना को लिखो पहले। तो कंपाउंड एपिथेलियम में हमने 2 टाइप बांटे थे, स्ट्रेटिफाइड और क्या बांटे थे, दूसरा बांटे थे ना, एक था ट्रांजिशनल और दूसरा था स्ट्रेटिफाइड। तो अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के क्या क्या टाइप्स हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के पहला टाइप्स है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें लेयर बनेगा। तो पहला है केराटिनाइज्ड। अपनी बॉडी में केराटिनाइज को देखो तो कहां कहां मिलेगा, नेल से मिलेगा, हेयर में मिलेगा, ये सब जगह पे आपको केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिलेगा। तो पहला है वर्टिब्रेट का स्किन, हेयर, नेल, हॉर्न, होप्स, क्लाउड्स। और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बनेगा। ये तो ये कहां कहां बनेगा, सो देखो। अच्छा, इसमें भी अब टाइप्स होगा सेल के आधार पे। स्क्वामस का है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, सिलिएटेड कॉलमनार है। ठीक है, इन सब के लेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे स्क्वामस का है, तो स्क्वामस का स्ट्रेटिफिकेशन कहां कहां है, तो बक्कल कैविटी में, माउथ के अंदर, चिक के अंदर है, फेरिंक्स, टंग, इसोफेगस, वोकल कॉर्ड्स, विजाइना, सर्विक्स, कॉर्निया, कंजंक्टिवा और इनर साइड ऑफ आईलिड्स, जो कि आई बॉल को मॉइस्ट रखता है। हमेशा आई बॉल जो है वो गीला गीला रहता है। ठीक है, तो ये बना हुआ। क्यूबॉइडल कहां कहां है, सैलिवरी ग्लैंड का लार्ज डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड का लार्ज डक्ट। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट और यूरोडेला और फिश के अंदर में स्किन। कॉलमनार कहां कहां मिलेगा आपको, नासोफेरिंक्स। फेरिंक्स 3 प्रकार के हैं, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। तो ये नोज से जो फेरिंक्स के पास जगह गया हुआ है इसको नासोफेरिंक्स बोलते हैं। एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस का ढक्कन याद है, जो 2 पाइप है ना हमारे पास नीचे में, आप देखोगे ऐसे 2 पाइप लगा हुआ है हमारे पास,
इसको इसोफेगस है तो इसको गलेट बोलते हैं, ठीक, इसको ग्लोटिस बोलते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर में ढक्कन है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये विंड पाइप है, यहां से निकलता है आपको ये, तो विंड पाइप की ढक्कन जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, और उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है वो कौन से टिश्यू का पार्ट है? कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। डक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड, अब मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे देखेंगे, तो उसमें जो डक्ट्स हैं वो कोलुमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना हुआ है। लास्ट है सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, मतलब कि ये जो है ऐसे रहेगा और इस पर सिलिया लगा रहेगा, ये ऐसे रहेगा, सिलिया लगा रहेगा, तो इसको कोलुमनार बोलते हैं। और इसका फिर लेयर दर लेयर रहेगा, एक लेयर ये हुआ, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे करके। ये कहाँ होगा? ये लैरिंग्स में होगा और सॉफ्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स में होगा, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो बात हमने कहा आपको, इसको जरा आप देख सकते हो, साइड में हो जाता हूं, देख लो इसको, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल है, सुनोगे जरा, जैसे एपिथेलियल टिश्यू का, ये मान लो कि एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, और इसमें सेल की लाइनिंग है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे सेल की लाइनिंग है, ठीक है। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू का सारा एस्पेक्ट देख लिया कि अगर ये एक लाइनिंग में है तो यूनिस, वो हमने देखा था सिंपल एपिथेलियम, फिर बहुत सारे लेयर थे तो कंपाउंड एपिथेलियम देखा था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो दो सेल आपस में जुड़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, दो सेल, फिर तीसरा सेल, फिर इससे बहुत सारे सेल जब जुड़ते जाते हैं तो इस आपस में जो जंक्शन बनता है, ठीक है, इस दोनों सेल के बीच में जो जंक्शन है वो किस तरह का जंक्शन है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखोगे कि जैसे ये दो सेल है, तो दो सेल के बीच में जैसे सपोज एक सेल ये है और ये दूसरा सेल है, तो इसके बीच में कैसे जंक्शन है, कैसे अटैच रहता है ये, उसके बीच में एक फिनोमेना क्या है, ठीक है। तो पहला चीज देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो सेल हमने ले लिया ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दो सेल है, सपोज करो कि एक सेल ये है और एक दूसरा सेल ये, ऐसे करके, ऐसे ब्लैक वाला ये सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से जो आप देख रहे हो कि ये इवेजिनेशन है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसल बॉडी है, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, समझ में आया। तो सिलिया निकले चाहे फ्लैजला निकले, ये निकलेगा कहां से? बेसल बॉडी से। कहां से निकलेगा? बेसल बॉडी से। तो बेसल बॉडी से अगर कोई सिलिया निकल रहा है तो उसको बोलेंगे काइनोसिलिया। क्लियर हो गया? तो ये काइनोसिलिया हो गया। दूसरा कहा कि बेसल बॉडी नहीं है, ऐसे ही निकला हुआ है बिना ऐसे ही, तो इसको बोलेंगे स्टीरियोसिलिया। इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियोसिलिया। दूसरा कहा कि न तो बेसल बॉडी से न तो कहीं से कोई सिलिया है ही नहीं, सिंपल इवेजिनेशन और छोटे छोटे वेजेस से निकला हुआ है, इसको बोलेंगे माइक्रोविलाई, ठीक है। तो तीन चीज क्लियर हो गया, काइनोसिलिया, स्टीरियोसिलिया एंड माइक्रोविलाई, ये तीनों चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं कि हम ये न्यूक्लियस है एक सेल का, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही ये सेल का न्यूक्लियस है, ये जैसे न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है। अब कह रहा है कि दो मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ रहा है, सपोज करो कि ये सेल है, ये दो मेम्ब्रेन यहां जुड़ रहा है, देखोगे यहां ये जुड़ रहा है यहां पे, ठीक है। तो जुड़ा, इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन, दिस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। ये क्या कहलाएगा? टाइट जंक्शन। और ये आया फिर थोड़ा सा गैप हो गया, ये दिस इज गैप, तो इसको बोलेंगे गैप जंक्शन, ठीक हो गया। अब यहां पे इसके बाद में कुछ जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन का प्लेट दिखता है, समझे। कुछ इसके बीच में यहाँ पे आपको लो इलेक्ट्रोडेंसिटी के फ्लूइड दिख रहे हैं, ये काम करेगा, जोना एडहेरेंस बोलते हैं इसको, दोनों सेल को जोड़ने का काम करेगा, जोना एडहेरेंस, ठीक है। अब देखिए कहा ये दोनों सेल के आसपास में कुछ प्रोटीन मिलेंगे आपको, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन, ये है रेड वाला पोर्शन, और दूसरा है केराटिन प्रोटीन प्लेट, यहां पर एक केराटिन प्रोटीन का प्लेट है यहाँ, ठीक है।
और इसी के बाद फिर आपको ये दिखेगा कि केराटिन माइक्रोफिलामेंट्स। तो 3 कंपोनेंट्स दिखे आपको, इंट्रासेलुलर प्रोटीन, बोलो जरा सा, इंट्रासेलुलर प्रोटीन, फिर केराटिन प्रोटीन प्लेट, और दूसरा तीसरा है केराटिन माइक्रोफिलामेंट। तो ये तीनों मिलकर के कहलाएगा डेस्मोसोम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डेस्मोसोम्स इंक्लूड्स, ठीक है जी, आंसर इसमें से तीनों में से कोई सा भी, केराटिन प्रोटीन प्लेट, केराटिन प्रोटीन प्लेट, सपोज करो ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या है, केराटिन माइक्रोफिलामेंट, केराटिन माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इंट्रासेलुलर प्रोटीन, और चौथा में ऑल, आंसर क्या होगा, ऑल। इस तरह से प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमने फिर से इंडिकेट किया कि ये बेसल लैमिना है और फाइब्रस है, ये दोनों के बेस है, हमने एक बताया। दूसरे में क्या है, एक है आपको सेल प्लेट्स और टोनोफाइब्रिल्स, यहां पर ये सेल प्लेट्स है और से निकलता है, इसको टोनोफाइब्रिल्स बोलते हैं जी, ठीक है। तो ये बातें कह दी हमने। इसको बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम, इसको क्या बोलते हैं, हेमीडेस्मोसोम, इसको भी रखना, ये डेस्मोसोम था और ये दोनों मिलकर के कहलाएगा ये हेमीडेस्मोसोम, ये जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वगैरह वगैरह सब नहीं है। तो यहाँ पर हो गया टोनोफाइब्रिल और सेल प्लेट्स रहेगा खाली, तो क्या कहलाएगा, हेमीडेस्मोसोम। अब हम आपको इसका एक एक करके कि टाइट जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन क्या है, डिटेल्स में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जंक्शन एरिया में हमने आपको पहले बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मॉडिफिकेशन बताए थे। तो पहले देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें पहला देखा था काइनोसिलिया, ठीक है, इस तरह से आपने देखा था काइनोसिलिया था ये, और काइनोसिलिया का ओरिजिन कहां से था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था, सॉरी बेसल बॉडी से था। तो ये एक्सटेंशन विथ 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एक साथ में 9 का ये है और एक में 2 का है ये, तो इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। ये जब आप फ्लैजेला और सिलिया का डिटेल पढ़ेंगे तो वहां आपको इसका अरेंजमेंट दिखेगा। तो दिस इज 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। स्टीरियोसिलिया में ना तो कोई बेसल बॉडी है ना कोई किसी प्रकार का कुछ ऐसा है, तो ये सिंपल ये लार्ज है और ये सिलिंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ठीक है। और माइक्रोविलाई में छोटा है, ये आपने देखा होगा इसका बड़ा था ऐसे करके था, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सटेंशन था, इसका एक्सटेंशन छोटा था माइक्रोविलाई का, ऐसे था, ठीक है। तो ये शॉर्ट है, फाइन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ओके। यहां पर कह रहा विथ बेसल बॉडी है, तो बेसल बॉडी का मतलब क्या होगा कि ये है बेसल बॉडी, सपोज करिए ये बेसल बॉडी है ये, और बेसल बॉडी ओरिजिन होता है सिलिया का चाहे फ्लैजेला का। जब छोटा होता है तो ये सिलिया है, जब यही चीज बड़ा हो गया तो ये फ्लैजेला हो गया। तो फ्लैजेला और सिलिया का ओरिजिन कहां हुआ, बेसल बॉडी, तो ये बेसल बॉडी का ये ओरिजिन है इसका, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें विदाउट बेसल बॉडी, फिर अगेन क्वेश्चन आएगा कि क्या स्टीरियोसिलिया और माइक्रोविलाई का ओरिजिन बेसल बॉडी है, नो, बेसल बॉडी है ही नहीं, तो बेसल बॉडी नहीं है यहाँ, विदाउट बेसल बॉडी, ठीक हो गया। अब आइए कह रहा है चूंकि ये सिलिया, आप जानते होंगे कि सिलिया फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो ये मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा, ये क्या काम करेगा, मूवमेंट है इसका, मूवमेंट है। यहां नॉन मोटाइल होगा, यहां भी नॉन मोटाइल होगा। अब कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, तो फंक्शन इस दोनों का क्या है, इस दोनों का फंक्शन है प्रोपल्सन ऑफ म्यूकस बाहर निकालना, ट्यूब है मान लो, तो यहां से बाहर निकालेगा, ठीक है, डस्ट बाहर निकालेगा आउटसाइड द ट्यूब, दोनों का काम होता है। इसका काम है, आप जानते हो माइक्रोविलाई हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो इसका मेन काम क्या है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है।
तो ये बातें हम आपको जंक्शन कॉम्प्लेक्स में पहला चीज बताए कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं जंक्शन पर, कि जब हम जंक्शन पढ़ेंगे तो उसके आगे में गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और वगैरह वगैरह क्या है। ठीक है, तो इतना का नोट कर लो, मैं साइड में बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो टाइट जंक्शन में पहला है हमारा है ये जंक्शन कॉम्प्लेक्स में हमने अभी मॉडिफिकेशन देख लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है ना, अब हम देखते हैं टाइट जंक्शन। असल में टाइट जंक्शन क्या है, ये देखो यहां पर जैसे हमने बताया था कि यह एक सेल है, तो ये एक एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, जो दूसरा है वो ऐसा है। तो ये जो सेल है ये क्या हुआ, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया, सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गया। सेल मेम्ब्रेन का क्या हुआ, फ्यूज कर गया आपस में, क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया। तो जब सेल मेम्ब्रेन फ्यूज्ड सेल मेम्ब्रेन है, ये पहला पॉइंट कि टाइट जंक्शन क्या है, फ्यूज्ड सेल मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं जोना अकुलिडेंस। ठीक है, हम यहाँ एक छोटा सा फिगर बनाए हैं, देखो इसको, ये दो सेल है और यहाँ दूसरा सेल है, तो ये जो सेल फ्यूज किया है इसी को हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। अगला जो हमारा है अच्छे से काम क्या है, यह जैसे भी कोई चीज को फ्यूज करा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करिए आप ये है और इसको फ्यूज करा देंगे तो गैप में इधर से और ये इधर से कहीं से भी कोई लीकेज जो है वो बंद हो जाएगा। क्लियर बात होगी। तो ये क्या काम हुआ इसका, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, लीकेज बंद हो जाएगा इसका। तो टाइट जंक्शन का फायदा ये है। और दूसरा है गैप जंक्शन, जो कि हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ ये गैप है। तो गैप जंक्शन क्या है कि ये 100 सिलिंड्रिकल प्रोटीन का ब्रिज है। ठीक है, ये अलाउ करेगा किसको किसको, मूवमेंट के लिए, अलाउ मूवमेंट आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ बिग मॉलिक्यूल्स भी हैं, और बिटवीन द सेल। ठीक है, काम करेगा ये, सेल को कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे के बीच में। जैसे हम लोग दूसरे से बात करते हैं तो सेल भी आपस में बात करता है कि साहब देखो खाना आ गया, ऑक्सीजन भेज दो। डाइजेशन में आप खाना डालते हैं तो सेल के पास खाना आया तो खाना पचेगा कैसे, आपके जो स्टार्च है वहां से मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरे सेल को कि भैया जरा वहां से ऑक्सीजन भेजो, ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है ना, तो वहां से तो बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, कि हार्मोन सीक्रेट कराओ, मैसेज देगा एक दूसरे को। तो मैसेजिंग कैसे होगा, जैसे आप आजकल कैसे मैसेज करते हो, एक दूसरे से बात कैसे करते हो, किसी व्हाट्सएप के थ्रू, किसी कॉल के थ्रू बात करते हो। ठीक है, तो वैसे ही ये आपस में जो गैप जंक्शन है जिसको कि हम नेक्सस बोलते हैं, यह मींस है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फैसिलिटेट द सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म का यहाँ पर कनेक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपस में जो सेल है, ये सेल मान लो कि एक है, दूसरा सेल मान लो ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन से एक दूसरे को बात करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग गैप कनेक्शन। ठीक हो गया। अब तीसरा देखो, इंटरडिजिटेशन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगेन सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग हो जाएगा सेल के बीच में, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर इनफोल्डिंग हो गया इसकी, फिर इसी प्रकार से इनफोल्डिंग हो गया। तो ये फिंगर लाइक जो डिजिटेशन हुआ आपस में दो सेल के बीच में, यह फायदा क्या करेगा, क्या काम के लिए है, ये दिस इज मींट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर एक मटेरियल है, ये तो ये मटेरियल है, इस सेल को जाना है, ये सेल को जाना है, यहां से यहां जाना है। सपोज करो कि ये बिहार है और ये मान लो कि यूपी है, तो यहां से ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो सामान जाएगा, नहीं तो सामान कैसे जाएगा। तो इसलिए यहां से सामान जाने के लिए रोड का होना जरूरी है कि नहीं। तो रोड क्या हुआ, ये सेल का जो ये बना इंटरडिजिटेशन, यह उसका रोड हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आइए चौथा नंबर पे है इंटरसेलुलर ब्रिज। इंटरसेलुलर ब्रिज ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन आपस में ये ब्रिज बनाएगा। ठीक है, और फिंगर लाइक एक्सटेंशन इसी को हम लोग कहेंगे इंटरडिजिटेशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट है वो हम आपको फिर डिस्कस करते हैं, इतना जल्दी से नोट कर लो। देखो यहाँ, तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है एडरिंग जंक्शन। एडरिंग जंक्शन में क्या है, सपोज करो कि एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है और इस दोनों को जोड़ने वाला, इसको बोलते हैं एडरिंग जंक्शन। नाम समझो, परफॉर्म कनेक्टिंग द एडजॉइंट नेबरिंग सेल, जो आपस के दो पड़ोसी सेल हैं उसको जोड़ने के लिए हम लोग एडरिंग जंक्शन का हेल्प लेते हैं। और लास्ट में है एक हमारा डेस्मोसोम
इसी को मैकुला एडहेरेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो पॉइंट है इसमें समझना, डेस्मोसोम और हेमिडेस्मोसोम। ये क्या होता है कि दो सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पर दो प्लेट्स लगे होते हैं, ये हम प्लेक्स बोलते हैं। तो ये दो प्लेक्स अगर है किसी में, तो दो प्लेक्स और टोनोफाइब्रिल, तो टोनोफाइब्रिल्स और दो प्लेट्स है, समझे ना, तो इसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम, डेस्मोसोम या मैकुला एडहेरेंस। लेकिन अगर मान लो कि इसमें एक कोलाजन फाइबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम, ज्वाइन एपिथेलियल सेल। अच्छा, हेमिडेस्मोसोम में ये क्या ज्वाइन कराता है, सो सुनो, कह रहा है कि ज्वाइन एपिथेलियल सेल लेयर, आउटर लेयर, बेसल लैमिना, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से, सपोज करिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ का जो सेल है ये तो इसको जो ज्वाइन कराने वाला है, इसको जो ज्वाइन कराने वाला, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है, ये है इसका काम, समझे ना, ये काम है इसका हेमिडेस्मोसोम, ठीक हो गया। अब कह रहा है लास्ट में टर्मिनल बार, ये इसको जंगला एडहेरेंस में इसमें दो प्लेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ये। लास्ट में एंकरिंग जंक्शन हमारे पास जो एंकर करता है, जैसे ये धसाता है, तो इसमें इंटरमीडिएट जंक्शन है। इसके अंदर में मुख्य बात जो आपसे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन प्रोटीन होते हैं, और इसके अंदर में जो डेस्मोसोम का पार्ट है उसमें केराटिन कंपोनेंट्स हैं, केराटिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और ये दो सेल के बीच में एंकर का काम करेगा, यहां पर दो सेल के बीच में न सिर्फ एंकर का काम करेगा, यह कनेक्ट का काम भी करेगा। ओके बच्चों, सो आप यहां मैं हट जाता हूं, इसको जरा नोट कर लो। और इसके साथ खत्म हुआ हमारा कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो पूरे एपिथेलियल टिश्यू को हम एक बार समराइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू अपर में पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा था कि अगर एक लेयर है तो उसको सिंपल एपिथेलियल कहते थे। सिंपल एपिथेलियल में दो पार्ट बांटे थे हमने, एक बांटा था ग्लैंडुलर और दूसरा बांटा था कवरिंग। तो ग्लैंडुलर के पूरे पार्ट्स देखे थे और फिर कवरिंग का क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्क्वामस, सारे एस्पेक्ट हमने उसमें देखे थे। एक बच रहा था टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, मतलब कि जब बहुत सारा सेल है जुड़ा हुआ, सेल एपिथेलियल टिश्यू है तो भाई सेल बहुत सारा होगा, तो कहा कि जब सेल होगा तो आपस में ये जुड़े होंगे। जैसे मान लो बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, सपोज करो एक बेंच पर 4 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो 4 बच्चे के बीच में गैप है, चिपका हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक रूम दूसरे रूम से लगा हुआ है, आप समझिए इसको जरा सा, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को बहुत लोग समझते ही नहीं। तो कह रहा है कि जैसे मान लो एक रूम दूसरे रूम से जुड़ा हुआ है तो बीच में बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन के रिगार्डिंग हमने बताया कि एक टाइट जंक्शन क्या है, जहां फ्यूज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया, ठीक है। दूसरा गैप जंक्शन, वहां साइटोप्लाज्म के द्वारा कनेक्शन हुआ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा जंक्शन पढ़ते पढ़ते हमने आपको एडिंग जंक्शन, डेस्मोसोम्स ये सब बता दिया आपको, ठीक है। एक बीच में आपको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडिफिकेशंस थे, जिसमें कि सिलिया निकलता था बेसल बॉडी के थ्रू, तो उसको हमने कहा था काइनोसिलिया। अब कहा कि बेसल बॉडी नहीं है लेकिन खाली एक्सक्लूजन है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है तो और लार्ज है, तो उसको बोला था हमने स्टीरियोसिलिया। और लास्ट में एक छोटे 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 जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए था, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोविलाई, ठीक है। तो इतनी बात करने के बाद आज हमारा खत्म हुआ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।